हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ परमार जैस। आज हम मधुबन सरल हिंदी पाठमाला चैप्टर 6 आनंद मठ की ललकार की पढ़ाई करेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पश्चिमी बंगाल के खुलना जिले के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उनके इलाके में रहने वाला मोरल नाम का एक अंग्रेज कानून की धज्जियां उड़ाता रहता था। उसको यह भ्रांति थी कि उसके मुख से निकले शब्द ही इस धरती का कानून है। वह स्थानीय किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती करने का दबाव डालता रहता था। जब कुछ किसानों ने इस आज्ञा की अवहेलना की तो उसके घर जला डाले और कुछ को तो गोलियों से भून डाला। ऐसा था उसका आतंक। कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं लेखक कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पश्चिमी बंगाल के खुलना जिले के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उनके इलाके में रहने वाला एक मोरल नाम का एक अंग्रेज समझता था कि उसके शब्द ही कानून है। वह चाहता था कि उस इलाके के निवासी उसकी आज्ञा माने। ऐसा न करने पर वह उन पर अत्याचार करता था। आगे देखिए, अत्याचार की यह कहानी उड़ते उड़ते बंकिम चंद्र के कानों तक जा पहुंची। उनका खून खौल गया और उन्होंने उस अपराधी को सजा दिलाने की ठान ली। मोरल अपने अंग्रेज होने के गर्व में एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट को कुछ समझता ही नहीं था। बंकिम चंद्र ने कानूनी कार्यवाही शुरू की तो मोरल ने उन्हें पैसों का लालच दिया। जल्द ही उसका भ्रम टूट गया और उसे स्पष्ट महसूस होने लगा कि कानून का शिकंजा उसके गले में पड़ने ही वाला है। वह जेल में घुट घुट कर नहीं मरना चाहता था। अंततः जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। फिर वह इस ओर कभी लौटकर नहीं आया। इस न्याय का समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। लोगों ने चैन की सांस ली। बंकिम के एक मित्र ने टिप्पणी की, वह बदमाश तुमसे बचकर तो भाग गया, पर जंगली जानवरों ने उसे छोड़ दिया होगा, ऐसा नहीं लगता। बंकिम गंभीर थे। उन्होंने मित्र से पूछा, बता सकते हो मोरल जैसे आदमी क्यों इतनी हिम्मत दिखाते हैं? भाई मेरे, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार है। वही हमारे लिए कानून बनाते हैं और उनमें कुछ खुद ही उन कानून का उल्लंघन कर डालते हैं और फिर भी साफ बच निकलते हैं। जब तक हम अंग्रेजों के अधिकार से स्वतंत्र नहीं हो जाते, सब कुछ ऐसा ही चलेगा। हम भारतीय निचले दर्जे के नागरिक ही बने रहेंगे। मित्र ने उत्तर दिया। मैं भी यही सोचता हूँ, बंकिम ने कहा। बंकिम अपने खाली क्षणों में अक्सर इसी स्थिति पर सोचते रहते। अगर वे नौकरी से त्याग पत्र दे तो क्या बात बन सकती है? बल्कि इस नौकरी के अधिकार से वो मोरल जैसे अपराधी को सजा दिला सकते हैं। इससे लोगों का कुछ तो भला होता ही है, पर देश को आज़ाद कराने के लिए वे क्या करें? सोचते सोचते उन्हें लगा कि गुलाम देश में भी विचार प्रक्रिया तो स्वतंत्र है। यहाँ पर इस घटना ने बंकिम चंद्र को यह सोचने पर मजबूर किया कि अंग्रेज हम पर अत्याचार क्यों करते हैं। अपने खाली समय में वे अक्सर यही सोचते रहते। वे सोचते कि नौकरी से त्यागपत्र देने पर मैं मोरल जैसे अपराधियों को दंड नहीं दे पाऊंगा या दे पाऊंगे, लेकिन देश को आज़ाद कराने के लिए वे क्या करें? उन्होंने सोचा कि गुलाम देश में भी विचार प्रक्रिया तो स्वतंत्र है। आगे देखते हैं। उनके सोचने पर किसी किस्म का बंधन नहीं है। उनकी कलम तो उनकी अपनी है, जो चाहे लिखे। उनकी 2 उपन्यास प्रकाशित भी हो चुके थे।
इससे उनकी लेखनी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। 1875 में वे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आए। रास्ते में ट्रेन में बैठकर प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ आने से वे एकदम हल्का महसूस कर रहे थे। उनकी विचारधारा देश की परिस्थितियों की ओर मुड़ गई। कहने को तो वे एक बड़े अफसर हैं, पर समूचे प्रशासन चक्र में उनका स्थान क्या है? एक पेंच, हाँ ठीक ही तो है, एक पहिया यानी कि चक्र अनेक पेचों से कसा रहता है। चलता तो पहिया है, न पेच तो नहीं। ठीक इसी तरह ब्रिटिश प्रशासन चक्र में वे एक पेच भर की हैसियत रखते हैं। फिर भी अन्य पेचों और उनमें एक अंतर है। इस पेच में जितनी शक्ति है उससे वो आम आदमी का भला करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत के लिए इतना ही काफ़ी है। ब्रिटिश साम्राज्य सदैव तो रहेगा नहीं, ठीक है। 1800 के गदर में भारतीयों को मात खानी पड़ी। उसका एक लाभ यह हुआ कि जिन साधारण को आशा हो गई कि अंग्रेजों को भगाना संभव है, अभी इतनी जल्दी दूसरा हल्ला बोलने का अवसर नहीं आया है। इस बार प्रयास विफल नहीं होगा। बंकिम की यह आशावादी सोच निराधार नहीं थी। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला हो चुका था। तार भेजने के लिए नई लाइनें डाली जा रही थी। रेल व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा था। इतने कार्यों के लिए दफ्तर में क्लर्कों की जरूरत थी। अंततः स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हो चुकी थी। यहाँ बंकिम चंद्र जी यह सोच रहे कि हमारी कलम तो अपनी है, हम जो चाहे लिखे, ब्रिटिश साम्राज्य सदा तो नहीं रहेगा। बंकिम की यह आशावादी सोच बेकार नहीं थी। दफ्तरों में क्लर्कों की जरूरत थी, इसलिए स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाना शुरू हो गया। देश को इसका यह लाभ हुआ कि प्रांतीय भाषाओं की बाधा के बिना अंग्रेजी से समूचे भारत के बीच एक सौहार्द भरा संबंध बन गया। आगे देखते। अंग्रेजी सीखने से यह फायदा हुआ कि प्रांतीय भाषाओं की बाधा के बिना अंग्रेजी से समूचे भारत के बीच जैसे एक सौदा भरा संबंध बन गया। अपनी बात कहना और समझना आसान हो गया। अंग्रेजों ने जिस भाषा के माध्यम से प्रशासन को मजबूत करना चाहा था, उसी भाषा ने भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। इस समय ट्रेन फसलों से लहराते खेतों की हरिमता के बीच से गुजर रही थी। काल, समय सब कुछ भूल बंकिम प्रकृति के सौंदर्य में खो गए। उनकी विचार श्रृंखला भी इस अलौकिक दृश्य से प्रभावित होकर दार्शनिक होने लगी। यही है भारत माँ का असली चेहरा, कितना सुंदर, कितना सौम्य। उनकी मस्तिष्क में विचारों और शब्दों का झंझावात चल रहा था। उन्होंने विचारों को वाणी दी, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयम शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। जब कुछ दिनों की छुट्टी लेकर बंकिम चंद्र ट्रेन में बैठकर घर जा रहे थे, तो ट्रेन लहलहाते हरे भरे खेतों के बीच से गुजर रही थी। बंकिम प्रकृति के सौंदर्य में खो गए और उन्हें लगा कि यही भारत माता का असली चेहरा है, और उनके विचारों को शब्द मिल गए, जो हुए वंदे मातरम गीत बने। समझ में आया बच्चों? आगे देखते हैं। उन्होंने शब्दों को गुनगुनाया, शब्द सहज ही लय में बनते चले गए। बंकिम ने सोचा, इसी लोगों तक
पहुंचाए कैसे। इस कविता के शब्द लोगों की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थे। इसे लोगों तक पहुंचाना ही होगा, पर कैसे। उन्होंने अपने कुछ मित्रों को अपनी कविता सुनाई। कविता उन्हें भी बहुत पसंद आई। इसे किसी पत्रिका में छपने भेज दो, एक ने सुझाव दिया। यह कविता किसी पत्रिका के पृष्ठों में बंद हो जाने के लिए नहीं है, इसकी उड़ान तो विस्तृत नभ तक जाएगी। बंकिम सोच रहे थे। मित्रों से भी उन्होंने यही कहा। अभी वे इस कविता के असली महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इसके शब्द तो आज़ादी के द्वार पर लगे ताले को खोलने वाली चाबी है। इसे बहुत यत्न से लोगों तक पहुंचाना होगा। वे सोचते थे कि वंदे मातरम जन जन तक कैसे पहुंचे, क्योंकि इस कविता के शब्द उनके ही नहीं अपितु प्रत्येक भारतीय के हृदय की अभिलाषा थी। यह कविता पत्रिका में छपने के लिए नहीं बनी थी, यह तो भारत की गुलामी रूपी ताले को खोलने की आज़ादी रूपी चाबी थी। आगे बढ़ते हैं। यत्न करते करते कई वर्ष बीत गए। उन दिनों बंकिम ने आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा। यही उपन्यास उनकी इस कविता के लिए माध्यम बना। कथा का एक पात्र इसी कविता को गा गा कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए उकसाता था। बंगदर्शन पत्रिका में यह उपन्यास धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष पुस्तक रूप में भी यह बाजार में आ गया। लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। इस कविता के कारण आनंद मठ उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। तत्काल ही यह कविता आज़ादी का गीत बन गई और इसको गाने वाले लोगों की नज़रों में हीरो बन गए। यहाँ पे क्या कहते हैं बंकिम चंद्र जी कि ये जो आज़ादी रूपी चाबी थी वो बाद में यह कविता उनके उपन्यास यानी कि आनंद मठ में छपी। उपन्यास का एक पात्र इसे बार बार गा गा कर भारतवासियों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का न्योता यानी कि निमंत्रण देता है। बंगदर्शन पत्रिका में यह उपन्यास धारावाहिक रूप में छपा। लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। जल्द ही यह कविता आज़ादी का गीत बन गई। इसे गाने वाले लोगों की नज़र में आज़ादी के हीरो बन गए। समझ में आया बच्चों। प्रस्तुत खंड आज़ादी की राह पर से लिया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे।